वर्तमान समय में हमारी डाइट, हमारी डाइटरी हैबिट्स, डाइटरी टाइमिंग्स, इनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज और अनियमितताएं होती हैं। इसी के साथ ही बहुत सारे कारणों की वजह से हम निरंतर एक मानसिक तनाव में रहते हैं। और इन सभी फैक्टर्स के कारण जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसके फंक्शंस में एबनॉर्मलिटीज आनी शुरू हो जाती है। और इसके कारण जो रोग होते हैं, डिजीज होती हैं, उन्हें फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज या FGID कहा जाता है। और इसी तरह की एक डिजीज है IBD, इरिटेबल बोवेल डिजीज, और IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जिसका आपने नाम सुना होगा। इसी के आयुर्वेद से मिलते जुलते जो रोग के लक्षण हैं वो गृहिणी रोग में मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि IBS और गृहिणी रोग के कारण क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण मिलते हैं और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। तो IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम या गृहिणी रोग को यदि आप बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें आयुर्वेद में बताए गए अग्नि और आम का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना अति आवश्यक है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि हमने इससे पहले अग्नि और आम पे पूरी एक जो सीरीज है वो हमने बनाई है कि अग्नि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्यों उपयोगी है, इसके दुष्ट होने के क्या क्या कारण होते हैं, जब ये दुष्ट हो जाती है तो क्या होता है, आम क्या होते हैं, आम विष या टॉक्सिन्स क्या होते हैं और किस तरह से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है या आम को दूर किया जा सकता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इन वीडियो के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो अब डिटेल में न जाते हुए जस्ट फॉर ए रिमाइंडर हम शॉर्ट में क्या क्या फैक्टर डिस्टर्ब करते हैं उनकी बात करते हैं। पहला है आहारस निदान, यानी कि डाइट से संबंधित जितने भी कारण है मेन पॉइंट लेते हैं। अभोजन, एक्सेसिव फास्टिंग, अति भोजन, एक्सेसिव ईटिंग, विषम भोजन, इम्प्रॉपर डाइट इन वे एंड क्वांटिटी, असात्व में भोजन, अनहोलसम डाइट जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। दूसरा है पंचकर्म व्यापद। आयुर्वेद में जो शुद्धिकरण के प्रोसीजर बताए गए हैं या प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर है, पंचकर्म, वमन, विरेचन आदि, वो उनमें एक सेट प्रोसीजर है, प्री प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर, और उनके दौरान बहुत सारे रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने होते हैं। यदि वो प्रॉपर फॉलो नहीं किए जाते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट के कारण भी ऐसा होता है। तीसरा है वेग विधारण, जो सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेज हैं जैसे कि मल, मूत्र, फ्लैटस, इनका वेग है, इसको रोकने से भी अग्नि जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब इस अग्नि के दुष्ट होने से या डिस्टर्ब होने से या डाइजेस्टिव फायर के विशेषण के कारण जो फूड है उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और जो ये इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड होता है ये ही शरीर के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह कार्य करता है जो कि आम या आम विष होता है, और यही बहुत सारे जो डिजीज हैं उनका मेन कारण होता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, उसमें एबनॉर्मलिटी ले आता है। जब भी हम अग्निदुष्टि और आम विष जो ये टॉक्सिन है इसकी बात करते हैं, इससे होने वाले रोग की बात करते हैं, तो गृहिणी रोग या जो IBS, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है, वो इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। अब समझते हैं कि आयुर्वेद में जो गृहिणी है उसका स्थान और कार्य क्या बताया गया। अग्नि अधिष्ठानम अन्यस्य गृह्णात गृहिणी मता। तो देखिए, गृहिणी के लिए कहा गया है कि जो अग्नि का अधिष्ठान है या उसका स्थान है वो गृहिणी है, और चूंकि ये अन्न को ग्रहण करती है, ग्रहणात यानी कि होल्ड करती है, इसलिए इसको गृहिणी कहा गया है। और इसका स्थान बताया है नाभि के ऊपर। कुछ जगह पर वर्णन आया है कि आम, पक्वाशय और मध्य, यानी कि आमाशय और पक्वाशय के मध्य में गृहिणी का स्थान होता है। अपक्वम धारयति अन्नम पक्वम सृजति पार्श्वः। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये होल्ड करके रखती है, और जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको आगे एसिमिलेशन के लिए सर्कुलेशन में भेज देती है।
तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जहां पर मेनली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का कार्य होता है, वही गृहिणी आयुर्वेद में कही गई है। बट आगे सुंदरता से बताया गया है कि जब अग्नि दुर्बल हो जाती है या वहां पर दोषों का दूषण होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है या जो आम है उसको भी शरीर में रिलीज कर देती है। यानी कि जो आम है वो जो टॉक्सिन है वो शरीर में सर्कुलेशन में आ जाता है। यहाँ एक बात और आप ध्यान दीजिए कि दुर्बल अग्नि की बात कही गई है। जहां हम अग्नि हमने जानी है, 4 प्रकार अग्नि के बताए हैं। सम अग्नि जो होती है वो हमारे लिए स्वस्थता का प्रतीक होती है, लेकिन अति अग्नि और विषमाग्नि वो भी गृहिणी या जो इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है उस रोग के कारण है। बट विशेष रूप से दुर्बल अग्नि या जो मंद अग्नि होती है वो इसका विशेष कारण होती है। तो जैसे जैसे हम फर्दर इस डिजीज के इटियोपैथोजेनिस टाइप्स, इसके सिम्टम्स, इसका ट्रीटमेंट जब इसको हम समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये कोई एक डिजीज नहीं है, बल्कि बहुत सारे वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का एक कॉम्बिनेशन है या एक सिंड्रोम है। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम या आईबीएस, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इरिटेट कर रही है किसको, बावेल को या इंटेस्टाइन्स को, बार बार जो इरिटेट कर रही है, इसीलिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल डिजीज भी इसे कहा जाता है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा अदर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिक सिस्टम, साइकोलॉजिकल सिस्टम, हमारी जो गट हेल्थ है, ये सभी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स इसका बन जाता है। तो इसे सिंड्रोम कहना ज्यादा ठीक होता है। इसमें जो कॉमन सिम्टम हैं, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी दोनों भी मिलते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है क्लिनिकली चैलेंजिंग डिसऑर्डर है, लॉन्ग टर्म तक रहती है और क्रोनिक डिसऑर्डर इसे कहा गया, यानी कि चीरकारी व्याधि से माना गया है। एक दिन में ये नहीं हो जाती है कि जैसे हम इन कारणों का सेवन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरू होता है। आप में से बहुतों ने सुना भी हुआ है कि आंतों की जो सूजन है वहां से शुरू होता है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस, ड्यूडिनाइटिस, कोलाइटिस इन नामों से जानते हैं। तब भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद वहां की जो म्यूकस लेयर है उसमें इरोजन शुरू हो जाता है, अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तब भी हम ध्यान नहीं देते हैं, तब ये सिम्टम बढ़ते चले जाते हैं और साथ में जो और सिम्टम आने, जो मानसिक है वो भी सब वहां पर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और आईबीएस जैसे सिम्टम, कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, ये सब वहां शुरू हो जाता है। और भी जब हम यहाँ तक भी ध्यान नहीं देते हैं तो उसके मोर कॉम्प्लिकेटेड केस जो इसके होते हैं, जहां पर कि मल के साथ ब्लीडिंग भी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोग डेवलप हो जाते हैं। आईबीएस है, इसके 4 सब टाइप बताए गए हैं। कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट हो सकता है, डायरिया प्रीडोमिनेंट हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है और अनक्लासिफाइड हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में माइल्ड टू सीवियर सिम्टम हो सकते हैं। तो यहाँ मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब भी मल के साथ ब्लीडिंग होने लग जाए, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो, अनएक्सप्लेन्ड वॉमिटिंग हो, नाइट में भी डायरिया की समस्या हो और बाउल पास करने या गैस पास करने के बाद भी पेन परसिस्टेंस बना रहे और ये कुछ वीक तक ऐसा रहे, तो इसको थोड़ा सीरियस लें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें, इसको आप इग्नोर ना करें। अब आयुर्वेद का क्या व्यू है और जानते हैं कि किस तरह से गृहिणी रोग, गृहिणी गद या गृहिणी दोष का इनिशिएशन होता है। तो बहुत सुंदर श्लोक में बताया है, यो ही भुक्ते विधिम त्याक्त्वा गृहिणी दोष जान गदान स लोल्यात लभते शीघ्रम। तो यहाँ लोल्यात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ड्यू टू ग्रीडी डाइटरी हैबिट्स, यानी कि जब भी लालच के कारण हम जो भोजन के रूल रेगुलेशन है, विधि विधान है, उनको त्याग करके हम भोजन करते हैं, तब जो है हम गृहिणी या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके फंक्शन में गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं, वहां विशिएशन होना शुरू हो जाता है और वहीं से इस रोग की शुरुआत होती है या इनिशिएशन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो गृहिणी गद या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, उसके आयुर्वेद में क्या लक्षण बताए गए हैं। तो जब पार्शियली डाइजेस्टेड और पार्शियली अनडाइजेस्टेड जो ये फूड होता है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें डाउनवर्ड मूव होना शुरू हो जाता है और तब हम इस रोग को गृहिणी गद कहते हैं, गृहिणी दोष या आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
कहते हैं। और इस समय जो एंटायर फूड मटेरियल होता है वो पार्शियली ट्रांसफॉर्म फॉर्म में होता है, जिसे कि विदग्ध आहार कहा गया है, यानी कि जो शुद्ध, जो कि आम या आम विष में हमने पढ़ा है, विष उस तरह का वहां पर होता है। अब इसमें जो मल प्रवृत्ति है, स्टूल कैसा होता है कि क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में अधिक होता है, यानी अति श्रेष्ठम। विबद्धम यानी कॉन्स्टिपेटेड होता है, बिल्कुल रैबिड ड्रॉपिंग या पैलेट्स लाइक स्टूल होता है, या द्रवम यानी कि बिल्कुल वाटरी स्टूल होता है। उसके अलावा तृष्णा यानी थ्रस्ट, अरोचक, भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वैरस्य, मुंह में कोई टेस्ट नहीं होता है, प्रसेकम, मुंह में पानी आता है, एकदम आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, जिसे हम ब्लैकआउट भी कहते हैं। हाथ और पैर जो हैं उनमें स्वेलिंग होती है, बोन्स में और जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन रहता है, उल्टी, फीवर, ये सब वहां पर लक्षण मिलते हैं। और जो उद्गार है या जो इरिटेशन है या जो वर्पिंग होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल मेटेलिक, लोह आम गंधी, यानी कि मेटेलिक टेस्ट वाली होती है, और बीटर या सावर टेस्ट वहां पर मिलता है। प्री मॉनिटरी सिम्टम या पूर्व रूप इस रोग के क्या हो सकते हैं, तो तृष्णा या प्यास, जो थर्स्ट है वो बहुत लगती है, आलस्य शरीर में बना हुआ रहता है, बल्क क्षय यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो डिमिनिश हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन शरीर में लगता है, भोजन बहुत देर से पचता है, और शरीर में भारीपन जो है वो फील होता है। तो मैं यहाँ आप सबका एक बार अटेंशन चाहूंगी कि अगर हम ध्यान से इन पूर्व रूप को देखें तो ये जो पूर्व रूप है कभी ना कभी हम सभी जो है फील करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उस टाइम अग्नि की दृष्टि हुई है, हमारी डाइजेस्टिव फायर विशिएट हुई है, या शरीर में आमोत्पत्ति हुई है। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है कि हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएं, नहीं तो जो फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है किसी न किसी टाइप का जो है हमको हो सकता है। आयुर्वेद में 4 प्रकार के घृणी रोग बताए गए हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज या कफज और सन्निपातज घृणी रोग। सो पहला है वातज घृणी। इसमें क्या होता है कि वात को प्रकोप करने वाले जितने भी कारण हैं उनका सेवन करने से वात की जब दुष्टि के कारण अग्निमंद होती है और उसकी वजह से यदि घृणी रोग हुआ है तो वो वातज घृणी है। तो हम बहुत सारे सिम्टम की बात नहीं करके जो मेन सिम्टम है उनको जानते हैं। वातज घृणी में क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन और आफ्टर डाइजेशन जो है शरीर में आधमान यानी कि फ्लैचुलेंस या डिस्टेंशन एब्डोमेन में रहता है। जैसे ही फूड ग्रहण कर लेते हैं या भोजन कर लेते हैं तो अच्छा फील होता है, मनुष्य स्वस्थ फील करता है। रोगी को हमेशा ये लगा रहता है कि मुझे कोई वातिक डिसऑर्डर हो गया है, या हार्ट की कोई समस्या हो गई है, या स्प्लीन से संबंधित कोई डिजीज है, ऐसा उसे। मल की प्रवृत्ति इसमें कैसी होती है, टाइम कंज्यूम होती है, टाइम बहुत लगता है, डिफिकल्टी के साथ स्टूल पास होता है, कभी वाटरी होता है, कभी बिल्कुल शुष्क यानी कि रैबिड ड्रॉपिंग जैसा होता है, बहुत फ्लचुलेंस या गैस पास होती है, और उसमें जो फैन या झाग भी आते हैं। पुनः पुनः सृजित यानी कि बार बार जो है वो रोगी मल के लिए जाता है, कफ है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसे फील होती है। पित्तज घृणी, तो पित्तज घृणी में पित्त दोष को दूषित करने वाले कारणों के कारण जब पित्त दूषित हो जाता है उसके कारण अग्निमंद होती है, तो जो घृणी रोग होता है वो पित्तज घृणी होती है। इसमें क्या सिम्टम मिलते हैं, तो मल कैसा या स्टूल कैसा पास होता है। इसमें एक तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो मल में मिलता है, जो ब्लूइश और येलोइश टिंट होती है वो मल में मिलती है, और वाटरी स्टिल होता है। इसके अलावा जो बर्प या इरिटेशन होता है या उद्गार होता है वो पुती अम्ल वाला होता है, यानी कि उसमें बहुत ही बैड और सार स्मेल होती है। जो कार्डियक रीजन है और जो थ्रोट है वहां पर जलन महसूस होती है, अरुचि यानी कि खाने का मन नहीं करता है, प्यास बहुत लगती है। कफज घृणी के सिम्टम, तो इसमें जो मल त्याग है या जो स्टूल है वो कैसा होता है कि आंव के साथ या बहुत ज्यादा श्लेष्मा या जो म्यूकस है वो स्टूल के साथ आता है। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वो भी मिलता है। मल जो है वो गुरु या हैवी होता है। इसके अलावा जो रोगी है वो कृश नहीं होता है, बट उसको बहुत ज्यादा शरीर में कमजोरी और आलस हमेशा फील होता है। सन्निपातज घृणी में वात, पित्त, कफ तीनों के जो मिक्स्ड सिम्टम है या लक्षण है वो मिलते हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये होती है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से इस रोग जो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है या घृणी रोग है इसकी चिकित्सा किस तरह करें। तो चिकित्सा की बात करने से पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि हम रोग को होने ही ना दें, राइट।
बाकी सभी रोगों के लिए भी यही बात सही है कि हम रोग होने ही नहीं दें, लेकिन विशेष रूप से जैसा कि हमने देखा कि इस रोग का तो रूट कोज या जो मेन कारण ही वहीं से है कि हम जो डाइट है यानी कि लोल्यात, मैंने आपका इस शब्द की तरफ ध्यान आकर्षित करा था कि जो ग्रीडी हैबिट्स है उनके कारण जो हम गलत फूड हैबिट्स में इंडल्ज हो जाते हैं, उसके कारण ये रोग होता है। तो प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद में बताए गए जितने भी आहार विधि विधान हैं, किस तरह का भोजन लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इन सभी का हमें पालन करना चाहिए। और इसके लिए भी हम एक सीरीज में वीडियो बना चुके हैं, तो इन वीडियो के जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और इस रोग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चिकित्सा की। तो पहला हमेशा आता है निदान परिवर्जन, यानी कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनको हम लगातार सेवन कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनको हटा दें। अब इसकी चिकित्सा जो है उसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो पहला तो है अग्नि, क्योंकि अग्नि दुष्टि है तो हमें अग्नि को ठीक करना है। दूसरा हमें देखना है कौन सा दोष है और उस दोष की अवस्था क्या है। अवस्था से मेरा मतलब है कि वहां पर आमावस्था है यानी कि दोष सामावस्था में है, या निराम अवस्था में है, वहां पर आमब नहीं है। उसके बाद स्टूल कैसा है, कैसी मल की प्रवृत्ति है। तीसरा है स्ट्रेस किस तरह का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कौन सा मानसिक दोष है। चौथा है क्या सिम्टम जो है वो रोगी को अधिक परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर ही हम चिकित्सा करते हैं। अब आयुर्वेद में बहुत सारे जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। यदि वातज ग्रहणी है तो दशमूलाद्य घृत, त्रिउष्णाद्य घृत, पंचमूलाद्य घृत, लवण भास्कर चूर्ण, अभ्यादि चूर्ण, अग्नितुंडी वटी। यदि पित्तज ग्रहणी है तो चंदनाद्य घृत, नागराद्य चूर्ण, सुंठी चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, प्रवाल पंचामृत आदि। कफज ग्रहणी है तो मधुक आसव, दुर्लभासव, मधुआरेष्ट, क्षार घृत, भूनिम्ब क्षार, क्षार गुट्टिका, बिल्वादिलेह, चित्रकादि गुट्टिका, मुस्ता अरिष्ट, कुटजारिष्ट, इनका प्रयोग। यदि सन्निपातस ग्रहणी है तो सबसे पहले हम जो शरीर का शोधन है या पंचकर्म के प्रयोग के द्वारा शरीर की शुद्धि करने के बाद संशमन चिकित्सा करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि जो चिकित्सा सिद्धांत हमने बताया उसे कैसे प्रयोग में लाते हैं। तो अग्नि की दृष्टि तो है ही, वात दोष इन्वॉल्व है, साथ में आम दोष भी है यानी कि साम अवस्था दोष की वहां पर है। तो हमको दोष का पाचन करना है, अग्नि के लिए हमको दीपन औषधि भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर वात दोष है और आमावस्था यानी कि वात की साम अवस्था है तो हम वहां पर अग्नि तुंडीवटी का प्रयोग करेंगे। यदि पित्त सामावस्था में है तो हम शुंठी चूर्ण का प्रयोग करेंगे। इसी तरह यदि कफ सामावस्था में है तो हम चित्रकादिवटी का प्रयोग करेंगे। जब इनके प्रयोग के बाद आम अवस्था ठीक हो गई है, आम का पाचन हो गया है, देन हमको क्या करना चाहिए, वात दोष इन्वॉल्व है बट निराम अवस्था में है तो हम चांगेरी घृत या दशमूलाद्य घृत इनका प्रयोग करेंगे। पित्त अवस्था में प्रवाल पंचामृत, चंदनाद्य घृत इनका प्रयोग करेंगे। यदि कफ है तो कुटजारिष्ट है, मुस्तारिष्ट है, इनका प्रयोग करेंगे। साथ ही जैसे हार्ड स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन है तो हरितकादि चूर्ण, त्रिफलादि चूर्ण। यदि लूज स्टूल है तो मुस्तारिष्ट है, कुटजारिष्ट है, बिल्वादिले है, इनका प्रयोग करेंगे। इसी तरह यदि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये करे जा सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रोपिक या मेध्य रसायन आयुर्वेद में है, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, इनका सेवन करा जा सकता है। और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए जैसे किसी रोगी में बहुत ज्यादा हाथ पांव में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, या किसी को बहुत ज्यादा नोजिया या वोमिटिंग है तो सिम्टम के अनुसार उनको ट्रीट करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो पथ्य अपथ्य की बात करना अति आवश्यक हो जाता है। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में डाइटरी हैबिट्स और लाइफ स्टाइल का बहुत ज्यादा रोल है। तो आप जो रूल रेगुलेशन आयुर्वेद में डाइट को लेके बताए गए हैं उनको जरूर फॉलो करें। यहाँ मैं विशेष रूप से जो डाइट में आपको सम्मिलित करना है, बटर मिल्क, छाछ या तक्र भोजन के बाद जरूर सेवन करें। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम्स के रोगियों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, जो छाछ होती है वो दीपन होती है यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने का काम करती है। ग्राही होती है यानी कि इंटेस्टाइन से फ्लूइड या जो लिक्विड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। पचने में भी हल्की होती है यानी कि लघु होती है। अब चूंकि इसका विपाक मधुर होता है, पित्त दोष को भी शांत करती है। कषाय उष्ण और रुक्ष होने के कारण कफ दोष का भी शमन करती है। मधुर, सांद्र और अम्ल होने के कारण वात दोष का भी शमन करती है।
और अगर ताजा बनाई हुई छाछ है तो अविदाई होती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन भी नहीं करती है। तो ये है कि जो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के रोगी होते हैं उनके लिए ये छाछ अमृत के समान होती है। भोजन के बाद जरूर सेवन करनी चाहिए। अब कुछ होम रेमेडीज या रेसिपी जो कि आम के पाचन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। अदरक का जूस है, हिंगोष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है जो कि सौंठ, मरीच और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन है, परंतु कम मात्रा में लें क्योंकि बहुत तीक्ष्ण और उष्ण होती है। शुंठी का चूर्ण, मुश्ता का चूर्ण, अतिविषा चूर्ण, हरितकी का चूर्ण, इन सभी का सेवन किया जा सकता है। तो जब भी ऐसे डिजीज, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, गृहिणी रोग, इनका नाम सुनते हैं, दो ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज हैं, बट अगर बहुत ही सिंपल वे में हम सोचें तो फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है उसकी गड़बड़ी से ये रोग शुरू होते हैं। यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके नॉर्मल जो फंक्शंस हैं उनमें एबनॉर्मलिटी से ये रोग शुरू होते हैं। अगर हम आयुर्वेद में देखें तो इसके दो ही रूट कोज हैं, अग्नि दुष्टि एंड आम या आम विष। तो इन दो पॉइंट को हम ध्यान में रख के आसानी से इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको मैनेज भी किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। So by practicing healthy habits, especially dietary habits, क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, क्या नहीं खाना, लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनफ स्लीप आप लेते रहें और जो भी सब्सटेंस आपके लिए हार्मफुल है उनको अवॉइड करें। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस से आप इस रोग को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अगर रोग हो गया है तो उसे आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।